हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं? मस्त। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम जीव विज्ञान की श्रृंखला को हमने शुरू किया था और उसी जीव विज्ञान की श्रृंखला के क्रम में मुझे याद है कि हमने आपको किडनी का कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा कराया था। तो दोस्तों आज किडनी के बिल्कुल इंटरनल भाग को आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और इसी से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो पहले आइए दोस्तों समझते हैं इस किडनी का ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ये क्या है दोस्तों? इसी को बोलते हैं हम लोग किडनी। आपको पता हो गया ये किडनी का स्ट्रक्चर है और किडनी को आज थोड़ा सा हम समझेंगे अच्छे से कि किडनी का काम क्या होता है, किडनी कैसे काम करती है। ये सब फीचर्स तो हमने पीछे ही समझा चुका था, लेकिन किडनी धीरे धीरे खुल रही है। और सच में दोस्तों किडनी बहुत, जैसे लोग बोलता है ना कि मनुष्य दारू पीता है तो किडनी खराब हो जाती है, होती है बहुत कम। सबसे ज़्यादा फॉल्ट करता है लीवर। दारू पीने से, शराब पीने से, स्मोकिंग करने से लीवर फॉल्ट करता है। किडनी जहरीले पदार्थ को बाहर निकालती है, को पता होना चाहिए। तो किडनी खराब कैसे हो सकती है? होता है इसके ऊपर भी असर, ऐसा थोड़ा नहीं कि बार बार फॉल्ट भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो लीवर होता है। इसलिए आज समझेंगे कि सर किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो दोस्तों ध्यान से, मैंने बताया था पेरिटोनियम झिल्ली, आपको शायद बताया था, उतना आप लोग याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों इसी के क्रम में इसको समझते हैं आज थोड़ा सा अच्छे से कि क्या है और ये क्या स्ट्रक्चर आपने सर बना रखा है। देखो दोस्तों, एक लेयर ये है, ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है दोस्तों, एक लेयर ये है और इसी के अंतर्गत ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये किडनी का बाहरी भाग है, ये किडनी का आंतरिक भाग है। ध्यान से सुनिए, किडनी के ये जो ब्लैक वाला ये जो स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये वाला भाग है और ये वाला भाग को हम रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आपके बिहार पीसीएस में अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में पूछा कि रीनल का संबंध किससे है? किडनी से, श्वसन से। अभी मैंने रीनेट सेल पढ़ाया था, आपको याद होगा, जब उत्सर्जन अंग में रीनेट सेल। तो दोस्तों ये मत कन्फ्यूजन करिएगा, वो रीनेट है, ये रीनल है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना दोस्तों। रीनल का संबंध यही, देखो दोस्तों सिर्फ छोटा सा प्रश्न पूछा रीनल, तो मुझे लगा कि आपको मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है पढ़ाना, क्योंकि जब रीनल पूछ दिया तो बहुत कुछ पूछ सकता है। तो मैं इसको पढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये नहीं पूछेगा, इसलिए मैं सिर्फ नेफ्रॉन को मैं पढ़ाता और पढ़ा करके मैं टॉपिक्स को एंड कर देता। लेकिन मैंने सोचा, जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो रीनल जब पूछ दिया तब मुझे लगा कि मुझे इसके इंटरनल पार्ट को भी आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा और एक कंप्लीट तरह से आपको किडनी के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी होगा। देखो दोस्तों ध्यान से, ये है किडनी का बाहरी संरचना, ठीक है, ये ब्लैक वाला संरचना। और ये जो मैंने डॉटेड लिखा है ना, इसको मैंने कहीं नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, तो आपको इतना बार रीनल मिल गया कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर रीनल का संबंध तो सर किडनी से ही है। एग्जाम में इतनी बार आप यहाँ लिख चुके होंगे रीनल, तो एग्जाम में आपको दिखेगा तो आपको क्वेश्चन हल्का लगेगा। ये नियरेस्ट जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है ना, उसमें बहुत हाई लेवल का बायोलॉजी आती नहीं है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हम उन शब्दों से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए हमारे लिए टफ हो जाती है, ठीक है। नेफ्रॉन अब सुनेगा आदमी तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कन्फ्यूज कर जाता है। अरे नेफ्रॉन किडनी में होता है, न्यूरॉन ब्रेन में होता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो किसी तरह से कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, इस किडनी के बाहरी स्ट्रक्चर्स को हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो किडनी का बाहरी भाग होता है। मैंने लिखा है बाह्य भाग। बाह्य भाग क्या होता है दोस्तों? रीनल कॉर्टेक्स। और मध्य भाग, मध्य से मध्य और म से मेडुला, और मध्य वाले भाग को, ये मध्य वाला भाग है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है रीनल मेडुला के नाम से जाना जाता है, जिसे मध्य या आंतरिक भाग के नाम से जानते हैं। तो आपको दो चीज़ पता चला कि सर किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है
इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में हम इसे रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं और किडनी के बाहरी स्ट्रक्चर्स को हम रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको स्पष्टता के साथ समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आंतरिक भाग में ऐसे ऐसे पिरामिड नुमा संरचना होती है। ये देखिए दोस्तों, ये पिरामिड नुमा संरचना होती है और इसी पिरामिड नुमा संरचना के अंदर दोस्तों 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो मैंने तो यहाँ लगभग 50 भी मैं नहीं दिखा पाया हूँगा, लगभग 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और मैंने दोस्तों अभी एक किडनी का स्ट्रक्चर लिया तो इसमें 10 लाख होंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। मैंने बोला था कि किडनी की संख्या 2 होती है और मनुष्य के किडनी के बाहरी भाग को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल का संबंध सिर्फ किडनी से है और इस मनुष्य के किडनी के आंतरिक भाग को रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं। इतनी बात, कोई दिक्कत आपको? नो सर। अब ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक भाग के अंतर्गत पिरामिड नुमा संरचना होती है। इसी पिरामिड नुमा संरचना में इसी को रीनल पिरामिड कहते हैं और इसी रीनल पिरामिड के अंतर्गत 20 लाख नेफ्रॉन के कण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने जिस नेफ्रॉन की बात आपसे किया था वो नेफ्रॉन आपको वास्तविक स्ट्रक्चर में अब पता चला। अगर कितना हूँ डेप्थ अगर लेके चला गया तो मैंने सिर्फ ये बताया था आपको किडनी में कि किडनी 20 लाख सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और उन्हीं सूक्ष्म कणों को हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन आज आपको समझ में आया सर कि सर नेफ्रॉन होता कहाँ है? तो नेफ्रॉन किडनी के आंतरिक भाग रीनल मेडुला के अंतर्गत पिरामिड नुमा संरचना होती है सर, जिसे रीनल पिरामिड कहते हैं और इसी रीनल पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। बात तो समझ में आ गया सर, नेफ्रॉन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको पता चला। अब ध्यान से सुनिए, जब इसके अंतर्गत रीनल पिरामिड पाया जाता है और रीनल पिरामिड, ध्यान से सुनो दोस्तों, ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है और इस बाहरी भाग को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। दोस्तों ये रीनल कॉर्टेक्स, देखो दोस्तों, रीनल कॉर्टेक्स इसमें अंदर धंसा हुआ है कि नहीं है? ये वाला भाग, ये काला वाला भाग देखो, इसके अंदर अगर ऐसे धंसा हुआ मिलेगा, ऐसे 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 इसमें धंसा हुआ, अंदर नहीं जाएगा लेकिन बस ऐसे धंसा हुआ रहेगा। तो इसी धंसे हुए भाग को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट ये टर्म है और मैं नहीं बताता लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि अच्छे से समझ में आएगा। इसी को कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में डेप्थ से डेप्थ प्रश्न पूछने की कोशिश किया किडनी से, तो इससे बाहर प्रश्न कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है, क्योंकि एक पॉइंट मैंने आपको छोड़ने की कोशिश नहीं किया। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है सर? किडनी के अंदर पाई जाती है। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या होती है सर? सर रीनल कॉर्टेक्स पिरामिड के अंदर धंसा हुआ होता है और इसी धंसे हुए भाग को कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। देखो दोस्तों, एक कॉलम्स के रूप में ऐसे ऐसे धंस जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। यहाँ मैंने लिखा है कि रीनल कॉर्टेक्स पिरामिड के अंदर धंसा होता है। इसी रीनल पिरामिड के अंदर जो धंसा होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। कोई दिक्कत? बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? दोस्तों अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं ये भी चीज़ लिखाऊं तो कितना मुश्किल होगा। आप लोग अच्छे से समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी को अगर आप भाषा दे देंगे तो आप अपना भी कुछ दिमाग का यूज़ किया करिए। सिर्फ मेरे दिमाग को आप सोचेंगे कि मैं इसको पढ़ाऊँ फिर लिखाऊँ, तो दोस्तों इसमें लिखवाने वाला क्या है? यही लिखवाऊँगा कि किडनी के आंतरिक भाग को रीनल मेडुला कहते हैं, किडनी के बाहरी भाग को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग के अंतर्गत पिरामिड नुमा संरचना होती है जिसे रीनल पिरामिड कहते हैं। इसी के अंतर्गत 20 लाख नेफ्रॉन के कण पाए जाते हैं। इसी पिरामिड नुमा संरचना में रीनल कॉर्टेक्स धंसा होता है जिसे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी के नाम से जाना जाता है। बस यही चीज़ लिखवाना था, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बोल भी दिया। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ से ध्यान से सुनना। ये देखो, ये है किडनी का प्रवेश द्वार। इस तरह से किडनी में हम लोग प्रवेश करते हैं और किडनी के प्रवेश द्वार को मैंने यहाँ लिखा है रीनल हाइलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीनल हाइलम क्या होता है? किडनी का प्रवेश द्वार होता है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको पता है जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, ब्लड जिसमें धमनी और सिरा बताऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए पहले। देखो दोस्तों, यहाँ से धमनियाँ किडनी के अंतर्गत ब्लड को लेके आती हैं। बात समझ में आए क्या? इसीलिए इसको रीनल आर्टरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से दोस्तों
ब्लड प्यूरिफाइड होकर के, अर्थात प्यूरिफाइड नहीं सॉरी छन करके ऐसे निकलता है जिसे रीनल वेन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, वेन से बाहर निकल रहा है और आर्टरी अर्थात धमनी से अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ जब ब्लड पढ़ाएंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। तो बस आपको याद क्या रखना होगा दोस्तों कि रीनल हाइलम किडनी का प्रवेश द्वार होता है, रीनल मेडुला इसका मध्य या आंतरिक भाग होता है, रीनल कॉर्टेक्स इसका बाहरी स्ट्रक्चर होता है। कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहाँ पाई जाती है सर? रीनल कॉर्टेक्स पिरामिड नुमा संरचना के अंदर धंसा होता है, उसी को हम कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको कोई दिक्कत अब हुआ होगा। ये है दोस्तों किडनी, नेफ्रॉन कहाँ है आपको समझ में आ चुका। आइए दोस्तों अब इस नेफ्रॉन को एकदम से खोल देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों नेफ्रॉन में अब आपको समझ में आ गया कि सर रीनल का संबंध, रीनल वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ हम क्या मारेंगे सर? किडनी से रिलेटेड उसको हम जोड़ लेंगे। इसलिए आइए दोस्तों अब ध्यान से सुनते हैं नेफ्रॉन क्या होता है, और नेफ्रॉन को आज विस्तार से आज हम एक्सप्लेन करते हैं। नेफ्रॉन देखो दोस्तों नेफ्रॉन में दो चीज़ होता है, दो भागों से मिलकर के बना होता है, इसलिए इन दोनों भागों को आज हम थोड़ा सा खोलते हैं। एक होता है रीनल कॉर्पस्कल्स, हिंदी में भी लिखेंगे इसको, टेंशन मत लीजिएगा। रीनल कॉर्पस्कल्स, इसको क्या बोलते हैं? रीनल कणिकाएं या ब्रिक कणिकाएं। रीनल का मतलब क्या होता है? ब्रिक से संबंधित है, ये बात समझ जाइएगा आप लोग। रीनल का सेंस क्या है? ब्रिक कणिकाएं। एक भाग होता है ब्रिक कणिकाएं और दूसरा भाग क्या होता है सर? रीनल ट्यूबेल्स। ये भी समझ लीजिए, रीनल ट्यूबेल्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रिक नलिकाएं। ठीक है, तो एक होता है सर ब्रिक कणिकाएं और एक होता है सर ब्रिक नलिकाएं। ये किससे? नेफ्रॉन के मनुष्य। नेफ्रॉन के कितने भाग? दो भाग। एक होता है सर रीनल कॉर्पस्कल्स और एक होता है ब्रिक नलिकाएं। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा इंग्लिश नाम आएगा तो आप इससे घबराइएगा मत, ठीक है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसका हिंदी परानिस्यंदक होता है, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, परानिस्यंदक। मैंने बताया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मैंने समझाया था ऊपर, वही होता है। और इसमें एक होता है दोस्तों वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन नहीं, वुमेन्स कैप्सूल। पहली बात तो दोस्तों ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसी से प्रश्न बन सकता है कि वुमेन्स कैप्सूल का संबंध किससे है। वुमेन्स कैप्सूल्स इज रिलेटेड टू सर किडनी। ओके सर, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी इज रिलेटेड टू किडनी। समझ में आया? रीनल इज रिलेटेड टू किडनी। कितना सिंपल प्रश्न पूछा है, रीनल का संबंध किससे है, तो आसान से कर लेंगे आप लोग। और दूसरा होता है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें तीन भाग होता है। PCT जिसको बोलते हैं, PCT, इसको मैं खोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रॉक्सिमेट, क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमेट। दोस्तों आपको दृष्टिपात हो रहा है ना? कन्वोलेटेड। आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा देखने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इतना डिटेल पढ़ा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा होता है दोस्तों, इसी में यहाँ मैंने वुमेन्स कैप्सूल पढ़ा है, और दूसरा होता है लूप ऑफ हेनले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूप ऑफ हेनले। दोस्तों ये सब साइंटिस्ट का नाम है, ये दोनों स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं पूछ सकता है,
ये भी चीज़ नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि लूप्स ऑफ हेनले भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है और बोमेंस कैप्सूल भी पूछ सकता है। फिर दूसरा होता है DCT और समझाते हैं इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका उतार लो दोस्तों, इसको जल्दी उतारिए आप लोग। दूरस्थ कुंडलित नलिका किसको बोलते हैं? थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर से देखो, नलिका वर्ड हट गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। दूरस्थ कुंडलित नलिका लिख लीजिएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा विजुअल नीचे वाला नहीं हो पाया तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप इसको जल्दी उतारने की कोशिश करिए। मैं तुरंत आगे चलूँगा और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं आपको आज मैं समझाता हूँ इसका पूरा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद से कल ये लास्ट टॉपिक होगा। मैंने जैसा बोला था कि आज लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों। 2 दिन मैंने इसको 3 दिन रखा था, लेकिन ये जो चौथा दिन है, 5 दिन मैंने इस टॉपिक को मैंने दिया, क्योंकि पेपर्स जैसे जैसे पेपर्स में प्रश्न बन रहे हैं वैसे वैसे बनाएंगे हम लोग। देखो दोस्तों, ये नलिकाएं हैं, इसलिए नलिकाओं वाला सब जितने भी ट्यूब वाले वर्ड हैं सब इधर आएंगे, याद रखिएगा। और जो भी कणिकाएं हैं, परानिस्यंदक, वुमेन्स कैप्सूल, ये सारे किस में आएंगे? इधर आएंगे। तो दोस्तों मैं इसको मिटाता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। इसी स्ट्रक्चर्स को आपको पूरा समझना है दोस्तों, तब जाकर के कहीं कल आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लोमेरुलस क्या काम करता है और ग्लोमेरुलस क्या होता है। ध्यान से सुनिए, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, और अच्छे से आप लोग फिगर ड्रा करिएगा। पहले मुझे फिगर आप लोग बना लेने दीजिए, क्योंकि मुझसे बार बार फिगर्स में गलतियाँ होंगी, इसलिए आप लोग पहले मुझे फिगर ड्रा करने दीजिए ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप लोग फिगर ड्रा कर सकते हैं क्योंकि अब सही बन रहा है। इसको जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए क्योंकि हम तुरंत इसको मिटाते भी हैं। इसको जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। अब आप समझिए ध्यान से, इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। देखो दोस्तों, एकदम अच्छे से पहले समझो इस पूरे टॉपिक्स को, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, इसके ऊपर क्या होता है? ये होता है ग्लोमेरुलस। ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों देखो, यहाँ से प्रवेश करता है अशुद्ध रुधिर। एकदम अच्छे से समझिएगा, अशुद्ध रुधिर का सेंस क्या है? आप लोग अब वो मत समझिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वो वाला, ये सब नहीं। अशुद्धता का मतलब क्या है? अभी मैंने पीछे समझाया था, अमोनिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और यूरिया हो गया। ये तीनों चीज़ इधर प्रवेश किया। ध्यान से सुनिएगा। और जब ये चीज़ यहाँ पर प्रवेश ऐसे ऐसे किया तो दोस्तों देखो, ये चीज़ ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा। तो दोस्तों यहीं पर होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। इसको मैं बना दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। एकदम अच्छे से समझिएगा, किसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट इससे बेहतर मैं आपको रियलिटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। पेड बैच तो छोड़ दीजिए, आपको किताबों से इसको खोजने पर बहुत मुश्किल से ये टॉपिक्स मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इससे बेहतर कॉन्सेप्ट अब नहीं मिलेगा। ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं इसको? परानिस्यंदक। समझिए ध्यान से। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है कि यहाँ से आने वाले NH3 यूरिक अम्ल, यूरिया, इन सबको दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों क्या आता है? वाटर भी तो आता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना,
जब ये अशुद्ध रुधिर जब इसके अंतर्गत जब इस ग्लोमेरुलस में जब फ्लो करता है तो यहीं से यह परानिस्यंदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह नीचे की तरफ क्या करता है दोस्तों, छानने लगता है। और देखो दोस्तों, यहीं पर पहला किडनी का फंक्शन आपको समझ में आएगा कि सर किडनी ब्लड को छानती तो है मगर किसके द्वारा छानती है सर, नेफ्रॉन के द्वारा। सर नेफ्रॉन में किसके द्वारा छानती है सर, ग्लोमेरुलस के द्वारा छानती है। दोस्तों इससे डेप्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर कोई पढ़ा देगा तो आप ज़रूर बताना मेरे को। मैं आपको इतना डेप्थ समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बस इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा, ज़िंदगी भर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भूल नहीं सकते हैं। किडनी ब्लड को छानती है, दुनिया को पता है, लेकिन किडनी में कौन छानता है दोस्तों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कौन छानता है दोस्तों, ग्लोमेरुलस। अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ से ब्लड छान करके नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों यहाँ से क्या आता है दोस्तों, NH3 आ जाता है, यूरिक अम्ल आ जाता है, और क्या आता है, यूरिया आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर H2O भी इसके साथ साथ छन करके आने लगता है। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये H2O ये कभी भी हमारे शरीर के अंतर्गत H2O को नहीं छनना चाहिए, नहीं तो शरीर के लिए क्या होगी, नुकसान होगी। इसीलिए दोस्तों H2O जब यहाँ छन के आ जाता है, यही खतरनाक हमारे लिए हो जाता है कि किडनी H2O को भी छान देती है। और छानने के पश्चात दोस्तों यहाँ से कौन सा रुधिर निकल जाता है दोस्तों, शुद्ध रुधिर बाहर चला जाता है। इसलिए देखो किडनी ने पहला काम क्या किया दोस्तों, फिल्टर्ड करने का काम किया। और फिल्टर्ड किसके माध्यम से किया दोस्तों, बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर जिससे प्रवेश करता है इसको बोलते हैं दोस्तों एफरेंट सेल या एफरेंट कोशिकाएं या एफरेंट धमनिकाएं, एफरेंट आर्टरीज। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इफ्रेंट, जिसमें शुद्ध रुधिर आता है इसको बोलते हैं एफरेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवाही धमनिकाएं, और इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिकाएं। हिंदी भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो अशुद्ध रुधिर यहाँ से एंट्री किया दोस्तों, ग्लोमेरुलस ने इसे छाना और छान करके नीचे की तरफ ये सारी चीज़ों को कहाँ रख दिया। याद रखना मेरे दोस्तों, जिस चीज़ में एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, जो रुधिर छनता है छनने के पश्चात ग्लोमेरुलस द्वारा छनता है, छनने के पश्चात किडनी के जिस ऑर्गन में सबसे पहले प्रवेश करता है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। याद हो गया। इसीलिए दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। याद हो गया, बोमेन्स कैप्सूल। बोलिए कोई दिक्कत, किसी भी बालक बहन भाई को किसी को भी दिक्कत, बोलिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत हुआ होगा कि सर इतने स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से अशुद्ध रुधिर छन करके अंदर चला आया और शुद्ध रुधिर बाहर एफरेंट धमनिकाओं के माध्यम से कहाँ चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। बात तो समझ में आ चुका। अब समझिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ H2O आया, यही हमारे लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ से ले करके मैं इसको ब्लैक से थोड़ा करता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको डिफरेंट कर पाएँ। ये देखो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं PCT। आपको मैंने अभी समझाया था और मैंने पीछे भी बोला था कि दोस्तों हम PCT के माध्यम से चलेंगे, प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के पास में होता है, इसीलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद हो गया आपको, ग्लोमेरुलस से कहाँ आता है, बोमेन्स कैप्सूल से कहाँ आता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, PCT। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, PCT। और दोस्तों ध्यान से सुनना, यह PCT 70% H2O को एब्जॉर्ब करके रखता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तरह से कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे अवश्य समझाइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर देखो PCT क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए, देखो कितना अच्छा का काम करते हैं। 70% H2O हमारा प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब रखता है। और दोस्तों इसी के नीचे जब यू स्ट्रक्चर्स, जो देखो दोस्तों ये जो यू आकार की जो संरचना यहाँ से लेकर के और जो यहाँ तक बन रही है, इसी को बोलते हैं दोस्तों
लूप ऑफ हेनले, LOH। मुझे लगता है ये दृष्टिपात नहीं होगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लूप ऑफ हेनले। और ये हमारा 5% वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। किसी को कोई भी दिक्कत अगर हो तो बताओ मेरे भाई, नहीं है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। दोस्तों मैंने क्या समझाया कि सबसे पहले NH3 यूरिक अम्ल और यूरिया अशुद्ध रुधिर, जिसे एफरेंट आर्टरीज के नाम से जानते हैं या अपवाही धमनिकाओं के नाम से जानते हैं, अपवाही धमनिकाओं के माध्यम से सर ये ग्लोमेरुलस में अशुद्ध रुधिर जाता है, जिसे ये छानता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, परानिस्यंदन करता है, और परानिस्यंदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अशुद्धता नीचे की तरफ बोमेन्स कैप्सूल में चली जाती है तथा शुद्ध रुधिर एफरेंट धमनिकाओं के माध्यम से निकल जाती है। बोमेन्स कैप्सूल के बाद सर PCT में आता है, और PCT के बाद सर लूप ऑफ हेनले में आता है। और जो भी जिग जैग स्ट्रक्चर्स जहाँ भी आपको दिखेगी, इसी को बोलते हैं दोस्तों, इस ग्लोमेरुलस से सबसे दूर क्या है? यही है। इसीलिए दोस्तों इसको DCT बोलते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, यह लगभग मुझे लगता है कि 75 दोस्तों, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें कि DCT, हाँ 17% ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। अब मुझे बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत अगर यहाँ तक हो तो आप मुझे बताइए, बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, होता क्या है, एकदम अच्छे से सुनिएगा, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया कि सर ये तो लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का भी योगदान किसमें? किडनी है। देखो किडनी में बना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में सब मैंने बता दिया आपको। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? PCT प्रॉक्सिमेट कन्वोलेटेड ट्यूब का काम क्या होता है? सर 70% पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। और इसको समीपस्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के पास में होता है। इसी के नीचे लूप ऑफ हेनले होती है जो 5% वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। और इसके आगे सर DCT डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब होता है, जो क्या करता है दोस्तों, बताओ मेरे को, क्या करता है? ये 17% पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। अब ध्यान से सुनना, अब कितना हुआ दोस्तों? 70 5 75 75 15 75 75 10 85 87 87 हुआ क्या कि 92 हुआ? 75 17 92% हुआ। अब देखो दोस्तों बचा कितना पानी, अब यहीं से समझना। इसलिए देखो किडनी में कितना पानी बचा? अभी मेरे पास 8% पानी बचा। कितना परसेंट पानी बचा? 8% पानी बचा कि नहीं बचा? यस सर। जो भी 8% पानी बचा है दोस्तों, यह 8% पानी यूरिक या यूरिया या अमोनिया के द्वारा मूत्र मार्ग से कहाँ निकल जाता है दोस्तों? बाहर निकल जाता है। और 92% देखो 8% पानी किसके द्वारा बाहर निकलता है दोस्तों? याद रखिएगा, यही यूरिक अम्ल के रूप में, वो जो निकाला था दोस्तों, यूरिया के रूप में, और NH3 अमोनिया के रूप में। ये कहाँ निकल जाता है? 8% पानी इन लोगों के द्वारा बाहर निकल जाता है। और 92% पानी, ये भी मैंने यहाँ आपको काउंट भी करा दिया मेरे दोस्तों, कि 92% पानी कौन एब्जॉर्ब करता है दोस्तों? नेफ्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये आपको बात समझ में आ चुकी कि सर किडनी अगर नहीं होता तो हम लोग सच में बर्बाद हो जाते। किडनी, आपको आज समझ में आया होगा कि किडनी का काम क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो DCT है, यहाँ पर तो अच्छे से सुनिएगा कि सर DCT का वर्क, मूल फंक्शंस क्या होता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए। जब इस DCT के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। आगे हम इसको जब पढ़ाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। मिक्स ग्लैंड कौन होती है? पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। वो मिक्स ग्लैंड का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, तो उसको आगे हम सब कराएंगे। देखो दोस्तों, इस DCT के तहत क्या होता है, यहीं पर एक हार्मोन स्रावित होता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य दारू पीता है, लिकर्स पीता है, शराब पीता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? महुआ पीता है। समझ गए? जो गांव में जो लोग महुआ पीता है, आधा पीता है, वो सब बहुत खतरनाक आज क्यों, आज आपको समझ में आएगा कि सर इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अब समझिएगा। देखो मनुष्य अपने
मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा कितनी बार प्रश्न पूछा है कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते समय मनुष्य कितने परसेंट पानी को बाहर निकालता है? दोस्तों 8%, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8% पानी यूरिया अमोनिया के रूप में क्या निकालता है दोस्तों? बाहर निकालता है। और यही आपसे प्रश्न कितनी बार पूछा दोस्तों, मुझे इसको समझाने के लिए, सिर्फ 8% वाले पार्ट को समझाने के लिए मुझे पूरे स्ट्रक्चर को आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा, ताकि किसी तरह का आपको कोई भी दिक्कत कभी भी ना हो। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया कि यस सर, मनुष्य मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान 8% पानी को बाहर निकालता है और 92% पानी नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दोस्तों अपने नोट्स में इसको लिखिएगा कि 92% पानी नेफ्रॉन द्वारा अवशोषित की जाती है तथा उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य 8% पानी को यूरिक अम्ल तथा यूरिया तथा अमोनिया के रूप में बाहर निकाल देता है। ये तो बात सच है ना दोस्तों। तो 92 8 100% हो गया। अब मैंने क्या बोला, जब मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा दारू अद्धा शराब पीने शुरू कर देता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बनना बंद कर देता है। और जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बंद हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कार्य करना यह बंद कर देगा। और जब यह बंद कर देगा कार्य करना, कब, अरे यहाँ लिख लो यार, शराब के सेवन से। ठीक है, ये सब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो मेरे पास ज्ञान था तो हमने कहा बता देते हैं आपको। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का स्रावण होता है और जब मनुष्य दारू पीना शुरू कर देगा तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का स्रावण बंद हो जाता है। और जब स्रावण बंद हो जाता है तो दोस्तों DCT 17% H2O को अवशोषित करने में अक्षम महसूस करने लगता है। बोलता है अब मेरे से 17% अवशोषित नहीं हो पाएगा। और जब यह 17% का भी अवशोषण नहीं हो पाता है, जब शराब का सेवन करता है लोग, तो ये 17% पानी का भी सेवन, यह 17% पानी DCT द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। ये सब तो करते हैं शराब पीने के समय, लेकिन दोस्तों DCT जवाब दे देता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलता है मेरे बस की बात नहीं है, तुम इतना दारू पीता है, ये मेरे बस की बात नहीं कि 17% पानी मैं पचा सकता हूँ। इसलिए दोस्तों जब मनुष्य दारू का सेवन करता है उस समय मनुष्य अपने मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान 17%, जब यह बनेगा ही नहीं तो यह कहाँ निकलेगा, मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलेगा। तो 17% ये और 8% ये। इसलिए मनुष्य जब शराब पीता है तो 25% पानी अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और दोस्तों याद रखिएगा, दारू पीने वाला जब भी दारू पिया होगा उससे उसका अनुभव अवश्य पूछिएगा। दारू का नाम लिया तो आप लोगों का भी मूड तो नहीं बन गया ना चखना वखना लाने का, ऐसा तो नहीं है ना। तो ध्यान से सुनिए, चखना वखना की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले यहाँ समझने की ज़रूरत है कि सर ये बात तो आज सच पता चली कि दारू पीने वाला दारू पीने के कुछ ही समय बाद, देखो या तो खूब ज़्यादा पानी, जो खूब ज़्यादा, जैसे मान के चलो खूब पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स में DCT काम करना बंद कर देगा, मैं दारू ज़्यादा पीता हूँ, इसलिए खूब पानी मिलाता है दारू में खूब पानी मिलेगा, दारू कम लेगा, क्योंकि वो पानी की कमी ना हो शरीर के अंदर। जब पानी शरीर से ज़्यादा निकलने लगता है तो उसको दिक्कत होने लगती है। और आपको पता है दारू पीने के बाद जब वो मूत्र विसर्जन करता है तो सबसे लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता है, क्योंकि वह इसी 17% को भी वो वज़न की तरफ फिल करता है और इसको भी बाहर निकालता है। उसके पहले 8% निकालता था, लेकिन अब 17%, क्योंकि DCT ने पानी को एब्जॉर्व करना बंद कर दिया, क्योंकि तुमने दारू पीना शुरू किया। और व्यक्ति कुछ समय बाद ऐसे ही अगर लगातार पीने लगे, अगर DCT कार्य करना सच में बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मुझे लगता है दोस्तों आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी। समझ में आया क्या दोस्तों? बोलो, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत? तो कल हम आपको थोड़ा सा हम ग्लोमेरुलस के बारे में आप लोग चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। किडनी में पत्थर किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। ये सब जो भी फैक्ट्स हैं, इससे होने वाली डिजीज़ क्या होता है, इसको समाप्त करते हो दोस्तों कल हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कर देंगे। कल लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर और बचा है। मैं चाहता तो पूरा कंप्लीट करा देता, लेकिन आप लोग समझने में अक्षम महसूस करने लगेंगे। आज आपको समझ में आया होगा कि सर DCT कार्य करना बंद कर देता है, अवशोषण नहीं होता है, इसीलिए 25% मूत्र के दौरान पानी स्रावित होता है, पानी निकलता है। ओके मेरे फ्रेंड्स, तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मैं सच में आपको कहूँगा कि प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लोग शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, और आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें। भगवान से मेरी यही दुआ है कि हमेशा हैप्पी रहिए और हंसते हंसते अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। ओके दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर लाइफ।